सिक्स्थ जो चैप्टर है ये है बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ना है यहाँ पे आपको। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पहले हम लोग डिटर्मिनेंट कवर करेंगे, देन डिटर्मिनेंट, उसके बाद मैट्रिक्स पढ़ा जाएगा। कई सारे टीचर क्या करते हैं ना, मैट्रिक्स चैप्टर पहले पढ़ाते हैं और डिटर्मिनेंट बाद में पढ़ाते हैं, बट मुझे डिटर्मिनेंट पढ़ा करके उससे कोरिलेट करने में ज़्यादा अच्छा लगता है मैट्रिक्स को। इसलिए हम लोग पहले डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसके बाद स्टैटिस्टिक्स है, इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होगा, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। 10th जो है प्रोबेबिलिटी, एंड देन 11th चैप्टर। 11th जो चैप्टर है ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स आएंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे थ्योरम प्रूव करेंगे इस चैप्टर के अंदर में, एंड देन मैथमेटिकल रीजनिंग। इस चैप्टर के अंदर में हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके डिटेल में सब पढ़ा जाएगा। तो ये रहा आपका अलजेब्रा का कंप्लीट सिलेबस। टोटल 11 चैप्टर्स हैं, आप चाहें तो इसको अलग से एक चैप्टर बना सकते हैं। टोटल 12 चैप्टर्स हो जाएंगे। अलजेब्रा के अंदर में टोटल 12 चैप्टर्स हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं ट्रिगोनोमेट्री की तरफ। तो सेकेंड जो आपका पार्ट है इसका, ट्रिगोनोमेट्री। देखिए, अब ट्रिगोनोमेट्री के अंदर में आपको मेनली 7 चैप्टर्स के बारे में पढ़ना है। आपके पास में टोटल 7 टॉपिक्स रहेंगे। फर्स्ट वन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, इसके बारे में आपको बेसिक आइडिया होगा जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बट उसको हम लोग और एडवांस लेवल पे जाएंगे, लेकर के जाएंगे। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। सेकेंड इज ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एंड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलाज। ट्रिगोनोमेट्रिक ratios and transformation formulas। देखिए, ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, ये बच्चों को टफ इस वजह से लगता है क्योंकि इसके अंदर में बहुत सारे फॉर्मूले आ जाते हैं, बट हम लोग इसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे ताकि आपको ये टफ ना लगे। एक एक करके आराम आराम से इसको पढ़ा जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला के अंदर हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलेस के बारे में पढ़ेंगे। सपोज साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला क्या होगा, इस तरीके के टर्म्स को हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। कोसाइन का फॉर्मूला क्या होगा, टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होगा, इस तरीके से बहुत सारी चीजें आएंगी इसके अंदर में। थर्ड जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, देन प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। देखिए, एक ये चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, एंड इसके पहले अलजेब्रा के अंदर एक चैप्टर आया था प्रोबेबिलिटी। तो ये जो दो चैप्टर्स हैं बच्चे इससे बहुत डरते हैं, बट डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अगर लाइंस एक एक करके पढ़ रहे हो, एक एक इसके अंदर में टॉपिक्स अच्छे से कवर कर रहे हो, डाउट्स अपने क्लियर करा रहे हो अच्छे से, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। बट यदि आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं करा पाए
या फिर नहीं कराने का कोशिश किए तो फिर बहुत दिक्कत होगा। तो ये जो दो चैप्टर्स हैं इसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट है फिफ्थ वन इज हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस, अगेन ये चैप्टर भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में। सिक्स्थ वन इज इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। ये आपका 12th क्लास का चैप्टर है, बट हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा फिनिश करने के बाद में, तो इसको भी इसके साथ ही पढ़ लेंगे। हम लोग 12th का इंतजार नहीं करेंगे, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के साथ में जितने भी इसके अंदर में टॉपिक्स आ रहे हैं, चैप्टर्स आ रहे हैं, उसको एक बार में ही कंप्लीट करेंगे। एंड लास्ट वन तो आपको पता ही है, लोगरिथम। तो ये टोटल 7 चैप्टर्स हैं जो ट्रिगोनोमेट्री के अंदर मुझे पढ़ाने हैं आप लोगों को। इसके बाद जो थर्ड पार्ट है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इसके अंदर में भी टोटल 7 चैप्टर्स हैं। जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं ये है आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है। लाइक नॉर्मल आपका सिस्टम है कार्टेशियन सिस्टम, तो इसको यदि आप अपने एक्सिस को 30 डिग्री से रोटेट कर दोगे तब न्यू कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे पॉइंट्स के। सपोज आपने ओरिजिन को ट्रांसलेट कर दिया तो नया जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम बन जाएगा। तो उस न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर में पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर में। सेकेंड जो टॉपिक है आपका स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन के बारे में तो आप लोगों को पता होगा। यहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस लिखना, इसके ग्राफ्स बनाने हैं, डिफरेंट इसके जो फॉर्म्स हैं, टोटल 7 फॉर्म्स हैं स्ट्रेट लाइन का, तो वो सब पढ़ा जाएगा यहाँ पे। जो थर्ड चैप्टर है इसका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये जो थर्ड चैप्टर है ये आपका सिर्फ आईआईटी जेई के सिलेबस में है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। फोर्थ जो चैप्टर है सर्कल, सर्कल के बारे में पढ़ना है। सर्कल के इक्वेशंस लिखना सीखेंगे हम लोग, टेंजेंट्स ड्रॉ करना सीखेंगे, टेंजेंट्स के इक्वेशन लिखना सीखेंगे, नॉर्मल्स के इक्वेशंस लिखना सीखेंगे, बहुत सारी चीजें आएंगी इसके अंदर में। फोर्थ के बाद में आपका कोनिक सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और कोनिक सेक्शन के अंदर में टोटल 3 चैप्टर्स हैं, कौन कौन से हैं? पैराबोला, देन एलिप्स, एंड देन हाइपरबोला। ये 3 चैप्टर हैं जो कोनिक सेक्शन के अंदर आता है, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। ये रहा आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का सिलेबस। नेक्स्ट देखते हैं कैलकुलस के अंदर में क्या पढ़ना है आपको। देखिए कैलकुलस जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कैलकुलस को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो है डेफिनिट कैलकुलस, या फिर ये कहिए कि डिफरेंशियल कैलकुलस। फर्स्ट वन इज डिफरेंशियल calculus and second one is integral calculus। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, सॉरी टोटल 6 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज रिलेशन एंड फंक्शंस, एंड फंक्शंस। सेकेंड वन इज लिमिट,
third one is continuity and differentiability. कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, यहाँ पे देखिए लिमिट के अंदर हम लोग चेक करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो आपका फंक्शन है वो डिफाइन है या नहीं है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर चेक करेंगे हम लोग किसी पर्टिकुलर पॉइंट के पास में या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, या फिर ये कहिए कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। एंड देन उसके बाद हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, यानी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। फोर्थ वन इज डिफरेंशिएशन and fifth one is application of derivative. एंड लास्ट टॉपिक जो डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर आएगा, मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा। मोनोटोनिसिटी एंड मैक्सिमा मिनिमा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। यहाँ पे आप लोग सीखेंगे, सपोज आपने कोई ग्राफ ड्रॉ किया तो किस पर्टिकुलर पॉइंट पे ग्राफ का शेप चेंज हो रहा है, यानी कि मैक्सिमम से मिनिमम जा रहा है, मिनिमम से मैक्सिमम जा रहा है। ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसी चैप्टर के अंदर सीखेंगे कैसे वो पॉइंट्स हम लोग फाइंड आउट करें कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरा ग्राफ मैक्सिमम जाएगा या फिर मिनिमम जाएगा, किस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप जो है पॉजिटिव से निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव से पॉजिटिव होगा। ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो ये रहा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का सिलेबस एंड देन इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर टोटल 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज indefinite integral, then indefinite integral, next definite integral, then area under curve, एरिया अंडर कर्व। देखिए इनडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर में हम लोग फंक्शंस को इंटीग्रेट करना सीखेंगे विदाउट लिमिट, कोई भी लिमिट हम लोग नहीं डालेंगे, डायरेक्टली उसको इंटीग्रेट करना सीखेंगे। डेफिनिट इंटीग्रल के अंदर में हम लोग लिमिट डाल देंगे, यानी दो पर्टिकुलर पॉइंट्स के बीच में हम फंक्शन को इंटीग्रेट करना सीखेंगे। और एरिया के अंदर में, एरिया जो है डेफिनिट इंटीग्रल का ही एप्लीकेशन वाला पार्ट है। एरिया के अंदर में हम लोग सीखेंगे किसी पर्टिकुलर कर्व के एंड आपके एक्सिस के बीच का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए, या फिर दो कर्व के बीच का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए। ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे एरिया के अंदर में। नेक्स्ट वन इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये टोटल 4 चैप्टर्स हैं जो इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर आएंगे। तो ये रहा आपका कैलकुलस का सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस। एंड फिफ्थ पार्ट जो है आपका वेक्टर एंड 3D, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल जियोमेट्री। देखिए वेक्टर के अंदर में टोटल 3 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट वन विल बी इंट्रोडक्शन पार्ट। इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन के अंदर में हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना सीखेंगे इन 2 डायमेंशन एंड इन 3 डायमेंशन एज वेल। वेक्टर का, वेक्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है दो वेक्टर्स का। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो चैप्टर है
यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में। तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में, एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। थ्री डी जियोमेट्री जो है, इसका भी जो सिलेबस है आपका, इसके अंदर भी 3 टॉपिक्स आएंगे टोटल। पहला तो आएगा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशंस लिखना सीखेंगे हम लोग, जब स्ट्रेट लाइन आपका थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में हो। देन प्लेन का इक्वेशन लिखना सीखेंगे, एंड अदर ऑपरेशंस इसके ऊपर हम लोग करेंगे। एंड लास्ट जो टॉपिक है इसका, ये है स्फेयर। तो ये कंप्लीट सिलेबस है आपका आईआईटी जेई का। आई होप आप लोगों ने नोट किया होगा इसे। क्या आप लोगों ने नोट कर लिया? यस सर। यस सर। ओके, अब हम लोग वापस आ जाते हैं अलजेब्रा पे। एंड जो पहला टॉपिक है हम लोगों का, पहला जो चैप्टर है, उससे फिर स्टार्ट करते हैं। अलजेब्रा के अंदर हम लोग का पहला जो चैप्टर है प्रोग्रेशन एंड सीरीज के बारे में पढ़ना है। देखिए, इसी चैप्टर से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको कई, मतलब आप बाकी के जो चैप्टर्स आप पढ़िएगा, इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स मिलेंगे उसमें आपको कई सारे सीरीज के इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि आप सॉल्व करिए इसे। तो यदि आपको पहले से नॉलेज रहेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में, डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज के बारे में, तो फिर आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अदरवाइज आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ जाएगा कि हाँ मैं ये चैप्टर जब पढ़ लूंगा तो वापस से आके इसको सॉल्व करूंगा। क्यों ना हम लोग इस चैप्टर को पहले ही पढ़ लें, बेस्ट रहेगा ये। तो चलिए प्रोग्रेशन एंड सीरीज चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं, प्रोग्रेशन एंड सीरीज चैप्टर का। देखिए, तो प्रोग्रेशन एंड सीरीज चैप्टर जो है, इसके बारे में बेसिक्स आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा, बट इसको हम लोग एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। 10th क्लास में आप लोगों ने सिर्फ एपी के बारे में पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। वहाँ पे भी सिर्फ आपको बेसिक ही पढ़ना था। तो यहाँ पे आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा। जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पहले से आइडिया रहेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो सही चीज़ है। तो देखिए, जो फर्स्ट आपका प्रोग्रेशन एंड सीरीज के बारे में जानना है, वो सीक्वेंस के बारे में जानना है। सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या हो सकते हैं आपके? नंबर्स भी आ सकते हैं, लेटर्स भी आ सकते हैं, एंड अदर थिंग्स ऑल्सो आ सकते हैं, अदर ऑब्जेक्ट्स। सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक सीक्वेंस ए इक्वल टू ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, इसी तरीके से डैश डैश। तो ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है, ये किसका सीक्वेंस है? अलजेब्राइक लेटर्स का सीक्वेंस है, अल्फाबेट्स का सीक्वेंस है। उसी तरीके से मैं एक और सीक्वेंस लिखूँ यहाँ पे, b इक्वल टू 1 2 3 4, इसी तरीके से आगे के नंबर्स आएंगे इसमें। तो ये जो सीक्वेंस मैंने लिखा हुआ है, ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है। मैं ये कह सकता हूँ कि ये नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है। सपोज मैं एक और सीक्वेंस लिख रहा हूँ, c इक्वल टू 3 5 9 15, इस तरीके से। तो ये भी नंबर्स का कलेक्शन ही है, यानी ये भी एक सीक्वेंस फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। अब सीक्वेंस के अंदर होता क्या है कि आप, यदि आप नंबर्स को देखोगे, इसके एलिमेंट्स को देखोगे, यहाँ पे जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं इनको क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स कहा जाता है। प्रोग्रेशन के टर्म में हम लोग एलिमेंट्स बोलेंगे इसको। और इसको आप यदि यहाँ पे देखो, ए बी सी डी, इस तरीके से मैंने इसको लिखा हुआ है।
ए जो है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलेंगे, फर्स्ट टर्म को T1 से डिनोट करेंगे। जो बी है इसको हम सेकेंड टर्म बोलेंगे, T2 से डिनोट करेंगे। बिल्कुल ही बेसिक से मैंने स्टार्ट किया हुआ है, इससे बेसिक कुछ और हो ही नहीं सकता है। और बिल्कुल ही हम लोग एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोग पेशेंस रखिएगा एंड आराम से जो भी मैं सिखा रहा हूँ इसको ध्यान से सीखने की कोशिश करिएगा। देखिए, तो इस तरीके से आप जो इनके एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्म कहते हैं। तो जो फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है उसको फर्स्ट टर्म, सेकेंड पोजीशन पे आ रहा है सेकेंड टर्म, थर्ड पोजीशन पे आ रहा है उसको थर्ड टर्म बोलते हैं। इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। अब वापस आ जाते हैं हम लोग सीक्वेंस पे। तो यहाँ पे यदि ये सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूँ ए की, तो ये अलजेब सॉरी अल्फाबेटिकल मतलब अल्फाबेट्स के सीक्वेंस है। बी जो है नेचुरल नंबर का सीक्वेंस है एंड सी रैंडम नंबर्स के सीक्वेंस है। तो यहाँ पे यदि मैं कहूँ बी सीक्वेंस के बारे में तो ये कह सकता हूँ कि ये एक डेफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है। डेफिनिट रूल क्या है कि आप वन वन ऐड कर दोगे प्रत्येक टर्म में तो आपको अगला टर्म मिलता जाएगा। वन में वन ऐड करोगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा टू, टू में ऐड करोगे वन तो थ्री मिल जाएगा, थ्री में वन ऐड करोगे तो फोर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये एक डेफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है। बट यदि आप सी जो देखोगे, सी जो सीक्वेंस लिखा गया है यहाँ पे इसको देखोगे तो यहाँ पे थ्री और फाइव के बीच का डिफरेंस कितना है, टू है। फाइव एंड नाइन के बीच का डिफरेंस फोर है। नाइन एंड 15 के बीच का डिफरेंस 6 है। तो यहाँ पे भी मैं ये कह सकता हूँ कि ये भी एक डेफिनिट रूल को फॉलो कर रहा है। जैसे 2 इसमें ऐड हो गया, फिर 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ। इस तरीके से जो आपका नंबर ऐड हो रहा है वो 2n टाइम्स ऐड हो जा रहा है। एक और मैं यहाँ पे सीक्वेंस लिखूँ, सपोज डी इक्वल टू लिखता हूँ मैं रैंडम नंबर्स 3 1 9 8। ये जो नंबर्स है ये भी सीक्वेंस फॉर्म कर रहे हैं बट यहाँ पे ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मैं सीक्वेंस का जो डिफिनीशन है ये कह सकता हूँ कि ये सिर्फ ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसी रूल को फॉलो कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, सीक्वेंस कितने टाइप के होते हैं। तो टू टाइप के सीक्वेंस होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस किसे कहेंगे? तो यदि आपके सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो यानी काउंटेबल हो तो फिर उसको हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे ए इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट कॉमा 50। तो इस सीक्वेंस के अंदर आप देखोगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 50 है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। यानी नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल हो तो उसको हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। सपोज मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। से बी इक्वल है 1 3 5 7 9 डॉट डॉट टिल 1001। इस सीक्वेंस के अंदर भी यदि हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे, लास्ट टर्म मुझे पता है इसका 1001 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स यदि मैं काउंट करूंगा यहाँ पे इस सीक्वेंस के अंदर में तो वो भी फाइनाइट ही आएगा। नेक्स्ट क्या है? जो सेकेंड जो टाइप है इसका इनफाइनाइट सीक्वेंस। यदि नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल ना हो, इनफाइनाइट हो, तो उसको हम लोग कैसा सीक्वेंस कहेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। देखिए ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में आपको जानना आवश्यक है। तो इसको पहले हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन कोर्स में उतर जाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो है इनफाइनाइट सीक्वेंस है, इसके बारे में आपको पता होगा पहले से बट फिर भी मैं रिवीजन करा दे रहा हूँ। इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस किसे कहेंगे? यदि नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो उसे हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। A sequence is said to be infinite if it has infinite number of terms. For example,
लेट्स से ए इक्वल टू मैंने लिखा 1 2 4 8 16 डॉट 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 टिल इनफाइनाइट। तो यहाँ पे यदि आप चेक करोगे नंबर ऑफ टर्म्स काउंटेबल नहीं है। क्यों? लास्ट टर्म मुझे पता नहीं है कि कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है ये। तो क्या मैं इनफाइनाइट तक काउंट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ये कितने हैं? इनफाइनाइट है, नॉट काउंटेबल है। इसी वजह से इस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। एक और चीज, सीक्वेंस के टर्म्स को हम लोग कॉमा से सेपरेट करके इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सीक्वेंस के अंदर आपको ध्यान देना है, जब भी हम लोग सीक्वेंस की बात करेंगे आपके जो एलिमेंट्स होंगे सीक्वेंस के वो कॉमा के द्वारा सेपरेटेड होंगे। दे विल बी सेपरेटेड बाय कॉमा। सपोज मैं एक और एग्जांपल ले लूँ यहाँ पे, b इक्वल टू 8 4 2 1 1/2 1/4। इसी तरीके से आगे ये कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये मैं इनफाइनाइट लिख के भी बता सकता हूँ और डॉट डॉट दे करके भी मैं छोड़ सकता हूँ। डॉट डॉट दे करके भी छोड़ा गया है, यदि लेफ्ट तो छोड़ दिया गया डॉट डॉट दे करके, तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? इनफाइनाइट ही होंगे। तो यहाँ पे भी ये किसका एग्जाम्पल है? इनफाइनाइट सीक्वेंस का। ये इनफाइनाइट सीक्वेंस का एग्जाम्पल है। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग ने सीक्वेंस के बारे में पढ़ लिया है, अब हम सीरीज पे चलते हैं। सीरीज क्या होता है? तो देखिए ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा या फिर इसे नोट करते चलिएगा। वैसे ये किसी भी बुक में मिल जाएगा आपको, बेसिक डेफिनेशंस है, किसी भी बुक में मिल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट इज सीरीज। नेक्स्ट हमें सीरीज के बारे में पढ़ना है। तो यदि आप सीक्वेंस के टर्म्स को प्लस और माइनस साइन के द्वारा रिप्रेजेंट कर दो तो वो क्या